स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा केस जब दिल्ली पुलिस को तेहरान भेजा गया, एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जब 3 देशों में, भारत, जॉर्जिया, थाईलैंड में एक साथ सिमिलर तरह के, एक ही तरह के बम धमाके हुए और तीनों ही जगह जो टारगेट था वो था इजराइल। आज आपको बताने वाले हैं, बात करेंगे आज 2012 के दिल्ली इजराइल एम्बेसी कार बॉम्बिंग केस के बारे में। तो ये आज आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हाल ही में बताया जा रहा है। एक मूवी भी आ रही है तेहरान नाम से, तो जो स्टोरी है उससे इंस्पायर्ड है, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड ये मूवी। आज इसके बारे में पूरा केस आपको बताएंगे। डिटेल तक ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो शुरुआत होती है जनवरी 2012। ये वो समय था जब दुनिया भर के जियो पॉलिटिकल टेंशन जो थे वो बढ़ रहे थे। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो इस समय पर ग्लोबल कंट्रोवर्सी का एक तरह से सेंटर बना हुआ था। लोगों की उस पर, दुनिया भर के लोगों की निगाह थी। अच्छा, इस समय पर एक और चीज़ क्या चल रही थी कि जो साइंटिस्ट थे ईरान के, लगातार ये देखा जा रहा था कि उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इसी तरह से, इसी तर्ज पर 11 जनवरी 2012 का ये दिन था। तेहरान के अंदर एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफ़ा अहमदी रोशन अपने घर से अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं अपनी कार में। उनकी कार जब एक रेड लाइट पर रुकी हुई थी तो उस दौरान 2 बाइक सवार आते हैं और सडनली उनकी कार के रियर साइड के पास में रुककर वहाँ पे एक कुछ चीज़ जो थी वो उनकी कार से लगाते हैं और भाग जाते हैं। ये दरअसल एक मैग्नेटिक बॉम्ब था। 4 से 5 सेकंड बीते और सडनली एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के अंदर 4 से 5 सेकंड की जस्ट देरी पे जो मुस्तफ़ा रोशन थे, उनकी यहाँ पे इस धमाके में जान चली जाती है। ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया था। ये जो चेन थी अटैक्स की, ये कोई पहला अटैक नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक बॉम्ब का ये पहला अटैक था। ये चेन जो थी दरअसल 2009 से चली आ रही थी। 2009, 10 और 11 के बीच में करीबन 5 ऐसे ईरान के साइंटिस्ट थे जिनकी हत्या की गई थी और ईरान का दावा ये था कि ये सारे अटैक्स जो हैं इनका जिम्मेदार इजराइल है। अब यहाँ से 1 महीना बीतता है, महज 1 महीने के बाद 13 फरवरी 2012 का दिन था। भारत आ जाते हैं। 13 फरवरी 2012 भारत में राजधानी दिल्ली में दोपहर के करीबन 3:10 के आसपास दिल्ली के सबसे पॉश इलाके औरंगजेब रोड पर जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उनका जो रेसिडेंस था, ऑफिशियल रेसिडेंस, वो भी वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। तो इस इलाके में इस दिन एक इजरायली डिप्लोमेट की वाइफ, जिनका नाम था येशुआ कुरेन जो थी, वो अपने बच्चों को अमेरिकन एम्बेसी स्कूल से लेने जा रही थी, वापस लेने। 3:10 का करीबन का समय था। अच्छा, येशुआ कुरेन जो थी, उनके पास उस समय जो ऑफिशियल इजराइल एम्बेसी की गाड़ी थी, इनोवा, वो उनको मिली हुई थी, तो वो उसी में जा रही थी। रजिस्ट्रेशन नंबर था 109 CD35। तो ये ऑफिशियल इजराइल एम्बेसी की गाड़ी औरंगजेब रोड से, जो सफदरजंग रोड का इंटरसेक्शन है, वहाँ पे एक रेड लाइट है और वहाँ पे ये गाड़ी जब रुकी थी, इनोवा, जिसमें ये कुरेन जो थी वो बैठी हुई थी, अचानक से एक बाइक सवार आता है मोटरसाइकिल पर और उसके बाद उनके रियर साइड में, सेम उसी तर्ज पर जैसे ईरान में हुआ था तेहरान के अंदर, उसी तर्ज पर एक चीज़ वहाँ पे लगाता है उनकी गाड़ी के पास और उसके बाद भाग जाता है। महज 6 सेकंड बीते थे और 6 सेकंड के बाद एक बहुत ज़ोरदार बम धमाका होता है। ये भी एक मैग्नेटिक बॉम्ब से ही किया गया था। ये बॉम्ब धमाका हुआ 4 से 5 सेकंड में और पूरी कार जो थी वो, अचानक ये देखा गया कि धमाका तो हुआ ही, लेकिन कार बुरी तरह जलने लगी थी। कार जलने लगती है। येशुआ कुरेन जो थी, उनको सीरियसली वो इंजर्ड हुई। यहाँ उनकी स्पाइन में जो बॉम्ब के जो शार्पनल्स होते हैं, उनकी स्पाइन में उसको हिट किया उन्होंने, उनके लंग और लिवर को हिट किया। अच्छा, कार में उनके साथ में उनका ड्राइवर था, वो भी, उसको इंजरी हुई काफ़ी ज़्यादा। आसपास इस धमाके से जो दो पासर बाय लोग थे जो पास से निकल रहे थे, उनको इंजरी हुई, यहाँ पे सीरियस इंजरी उनको भी हुई। ये सारी चीज़ें हुई। खैर, येशुआ कुरेन जो थी वो अपनी कार से, जलती हुई कार से जल्दी से बाहर निकलती हैं और उसके बाद पास में जो अमेरिकन हॉस्पिटल था वहाँ पे उनको एडमिट कराया जाता है। 2 इजरायली डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उस अमेरिकन हॉस्पिटल में। उन दोनों ने उनका जो इलाज था वो शुरू किया। ये चीज़ें हुई। डॉक्टर्स ने ये बताया, जो ऑपरेशन हल्के हल किया गया उसी दिन, सेम डे पे, उन्होंने बताया कि जो लेफ्ट लेग है उनका, येशुआ कुरेन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उसको और टेम्पररी अभी पैरालाइज हो चुका है वो। बाद में आशा है कि होपफुली अच्छे ट्रीटमेंट के साथ में वो सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें खैर यहाँ पे हुई, लेकिन इसके बाद अब ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये भारत के सबसे पॉश इलाके में, सबसे बड़े इलाके में और सेंसिटिव एरिया में हुआ था, हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ था। दिल्ली पुलिस सीधा अपनी इन्वेस्टिगेशन जो थी उसको शुरू कर देती है।
दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले आके यहाँ पे जो बॉम्ब के डेब्रिस थे, जो आसपास चीज़ें बरामद हुई, उसको कलेक्ट किया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भेजा गया इसको आगे जांच के लिए। बाद में इसकी रिपोर्ट भी आई, वो क्या थी वो आपको बताएंगे। ये जो अटैक था, इसमें दरअसल दिल्ली पुलिस को ये समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं इज़राइली डिप्लोमेट की वाइफ़ के ऊपर अटैक हुआ या इज़राइली डिप्लोमेट के ऊपर अटैक करने का प्लान था। तो ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इसमें कुछ हो सकती है। इंटरनेशनली कुछ बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं, इज़राइल के जो दुश्मन हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमराज़ जो थे, पहले उनको खंगालना शुरू किया। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया कि क्या इसमें किसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है या किसी दूसरे देश का हाथ है। उन्हें एक बड़ी क्रूशियल लीड मिलती है यहाँ से। पास ही में एक इंडस्ट्रियलिस्ट अनलजीत सिंह का घर था, 15 औरंगज़ेब रोड पर। उनके घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगा था, थोड़ी दूर से उसकी सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुई थी इस पूरे इंसिडेंट की। वहाँ दिल्ली पुलिस ने ये देखा कि एक ब्राउन जैकेट पहनकर एक मोटरसाइकिल से सवार एक व्यक्ति आया है। 2 से 3 सेकंड पहले से, मतलब 2 से 3 सेकंड पहले वो जो एक मोड़ पड़ा था, वहाँ से ही इस गाड़ी को फ़ॉलो कर रहा है और सडनली आके यहाँ पे रुका है। उसने एक मैग्नेटिक बॉम्ब जो है, वो इस गाड़ी के रियर साइड पे लगाया और यहाँ से भाग गया था। ये सब चीज़ें सामने थी, लेकिन बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था, वो क्लियरली विज़िबल सीसीटीवी फुटेज में नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी पहचान जो थी, नंबर की पहचान नहीं हो पाई। जो शक्ल थी उसकी, वो शख्स की दिख नहीं रही थी। पुलिस अब अपने काम में लग जाती है यहाँ पे। लेकिन अब महज़ कुछ ही घंटे बीते, एक और खबर आती है। इसी दिन, सेम उसी दिन 13 फरवरी 2012 का दिन। खबर ये थी कि जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी में सेम इसी दिन एक सिमिलर घटना होते-होते बची। हुआ क्या कि यहाँ पे भी एक इज़राइली डिप्लोमेट थे। उनकी गाड़ी जो थी, ऑफ़िशियल उनकी कार, उसके नीचे से एक सेम इसी तरह का मैग्नेटिक बॉम्ब जो था, उसको डिफ्यूज़ किया गया, उसको बरामद किया गया। उनके ड्राइवर ने साफ-सफाई के दौरान कुछ अजीब-सी चीज़ गाड़ी के नीचे देखी। उसने जब उस पे देखा तो वो बॉम्ब था। बाद में जो जॉर्जियन पुलिस है, उन्होंने इस डिवाइस को सेफ़ली डिफ्यूज़ किया। तो ये वही बॉम्ब था, जैसा दिल्ली में यूज़ हुआ था और दिल्ली में तो ब्लास्ट भी हुआ। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर के पास जब ये सब बातें पहुंची, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तुरंत दोनों अटैक्स को, जॉर्जिया के तिब्लिसी में और भारत के दिल्ली में, दोनों अटैक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया सीधा ईरान को। उन्होंने कहा कि ईरान जो है, उसका जो प्रॉक्सी हिजबुल्ला है, ये दुनिया भर में अटैक्स कर रहा है हमारे ऊपर, इज़राइल के ऊपर, और इस वजह से ये ईरान जो है, उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। इस तरह की बातें वहाँ पे उस समय पे बेंजामिन नेतन्याहू ने की। खैर, ईरान ने सीधा यहाँ पे सामने आके ये कहा कि ये जो एलिगेशन है, ये फेक है। इज़राइल खुद ही ये सारे अटैक्स करवा रहा है, इस तरह से इसको प्लान करता है जिससे कि ईरान के भारत और जॉर्जिया जैसे देशों से जो संबंध है वो खराब हो। खैर, ये दोनों का अपना वर्ल्ड लेवल पर स्टेटमेंट था, ये सामने आया, लेकिन अभी कुछ और भी होना बाकी था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी, सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन के देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता हुआ है और अभी भी बना रहा है। आपके स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेस हैं, जल्दी शुरू होने वाली हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है, अपना कोर्स परचेज करना है। यकीन मानिए, जो भी प्राइस आपको वहाँ दिख रहा है, उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वीजे लाइव कोड लगा दो, ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। वीजे लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो ये जो दिन था, 13 फरवरी 2012 का, इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में, दोनों में जो अटैक, एक जगह अटैक की कोशिश, एक जगह अटैक हो चुका था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो अब जांच एजेंसियां थी, पुलिस थी, वो अपनी काम को शुरू कर चुकी थी। कुछ ही घंटे बीते, अगला दिन लगा। अगला दिन था 14 फरवरी का। 14 फरवरी 2012 को थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में दरअसल क्या हुआ कि सुकुमवित 71, ये जो एरिया है, यहाँ पे एक घर था। इस घर में एक ईरानियन सईद मुरादी नाम का शख्स, ये यहाँ पे रहता था। ये जो शख्स था, ये जब यहाँ रह रहा था, सडनली देखा गया इस दिन पे, स्पेसिफिक दोपहर के करीबन समय, अचानक से इस घर के अंदर एक धमाका होता है, जिससे इस घर का जो रूफ था ऊपर का, वो पूरा का पूरा चटक जाता है, खराब हो जाता है। ये जब धमाका हुआ, इसमें जो सईद मुरादी था, वो खुद भी घायल हो गया था। ये सीधा इस घर से बाहर निकलता है, भागता है। भागने के बाद सडनली वो एक टैक्सी देखता है और टैक्सी ड्राइवर को रोकता है। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने उसकी हालत देखी, तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे। उसने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया, उसने टैक्सी नहीं रोकी और इसके चलते जो सईद मुरादी था, उसने सीधे अपने जैकेट से एक ग्रेनेड निकाला और सीधे उस टैक्सी के ऊपर फेंका। टैक्सी के ऊपर ग्रेनेड गिरा, टैक्सी डैमेज हुई, टैक्सी ड्राइवर को क्षति पहुंची, वो घायल हुआ।
इसके बाद यहाँ से जो थाई पुलिस थी वो क्योंकि वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने जब ये इंसिडेंट देखा तो वो सईद मुरादी के पीछे लग गए। जब सईद मुरादी ने पुलिस को देखा तो उसने एक ग्रेनेड एक और निकाल के अपनी जैकेट से थाई पुलिस के ऊपर फेंका। वहाँ पे जैसे ही उसने ये ग्रेनेड फेंका था तो दरअसल ये ग्रेनेड क्या था, एक पेड़ से टकराकर वापस से मुरादी के पास में आके गिरा। जब वो ब्लास्ट हुआ तो दोनों जो पैर थे मुरादी के वो उसके शरीर से अलग हो गए। ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, मुरादी को अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन जब की गई तो उसकी इंटेरोगेशन के बाद थाई पुलिस ने सेम डे पर, इसी दिन, सईद मुरादी के साथ एक और मोहम्मद करजई नाम का शख्स था, इसको भी यहाँ से गिरफ्तार किया। इस केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये लोग भी यहाँ पे इस सुकुमवित 71 के उस सेफ हाउस में अपने एक मैग्नेटिक बॉम्ब ही तैयार कर रहे थे, जो कि आगे जाके उसको यूज़ किया जाता इजरायली किसी डिप्लोमेट के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये तीन देशों के अलग अलग कैपिटल्स में सेम तरह का ब्लास्ट जो था उसको प्लान करके रखा था। एक जगह भारत में ब्लास्ट हो भी चुका था। थाई पुलिस ने इस इंटेरोगेशन के बाद में एक और शख्स को अरेस्ट किया जो कि हिजबुल्लाह से लिंक था। बताया गया कि वो जो शख्स है वो एक वेयर हाउस पे ले गया पुलिस वालों को। वहाँ पे उस वेयर हाउस के अंदर बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स जो थे वो बरामद हुए। और ये आप देखिए सारे इंसिडेंट नई दिल्ली, तिब्लिसी और बैंकॉक में एक ही दिन के फासले पर हुए हैं, 13 और 14 फरवरी के बीच 2012। तो अब ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अभी आप देखिए कि इसमें क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। अगला दिन आया 15 फरवरी 2012। 15 फरवरी को सडनली अब एक चौथा देश मलेशियन पुलिस ने एक मसूद सेदतजादे नाम के एक शख्स को कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। मसूद सेदतजादे को दरअसल इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि यहाँ से बैंकॉक में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इंटेरोगेशन हो रहा था इन लोगों से, मुरादी से, तो उसने इसका नाम लिया था इस शख्स का। और उसने बताया कि ये जो सडनली एक ब्लास्ट हुआ, एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ घर के अंदर, वो घायल हुआ। उसके बाद में इस बात की खबर पड़ते ही जो मसूद सेदतजादे था वो यहाँ से बैंकॉक से भाग गया था और भाग के सीधा मलेशिया गया है। मलेशियन सरकार को, एजेंसीज को अलर्ट किया बैंकॉक ने। और उसके बाद में अगले दिन ये जो रिजल्ट वो सामने था कि अगले दिन मलेशियन पुलिस ने सेदतजादे को कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। पता ये चला कि बैंकॉक के जो फेल्ड बॉम्ब प्लॉट था उसके बाद थाईलैंड से पहले मलेशिया भागा सेदतजादे, और उसके बाद ईरान की फ़्लाइट लेने के लिए जस्ट जाने ही वाला था। ईरान की फ़्लाइट ले लेता तो उसके बाद इसको पकड़ा जाना एक तरह से मुश्किल हो जाता, नामुमकिन हो जाता। तो ये ईरान की फ़्लाइट लेने वाला था, तभी उसको पकड़ लिया गया। अच्छा, अब इधर ये सब चीज़ें चल रही हैं बैंकॉक में, थाईलैंड में। भारत में क्या हो रहा है? भारत में दिल्ली पुलिस ने अपनी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये जो ब्लास्ट हुआ एक दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने ये देखा कि पहली चीज़ तो सीसीटीवी हमने देख ली है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लगातार दुनिया भर में ईरान के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो देखा जाए कि ईरानियन सस्पेक्ट्स कौन कौन है दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर। इसके लिए उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने तमाम सारे होटल्स को तहकीकात उसकी छानबीन करनी शुरू की, लॉज की तहकीकात करनी शुरू की, ईरानियन जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज में रहते हैं वहाँ पे जांच करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को सडनली एक लीड मिलती है करोल बाग के एक होटल से। ये करोल बाग का एक होटल, वहाँ पे जैसी पुलिस ने तलाशी अपनी शुरू की तो यहाँ उन्हें पता चला एंट्री रजिस्टर में कि 3 ऐसे ये जो ईरानियन हैं इनका यहाँ पे नाम रजिस्टर्ड था। और होटल वालों ने बताया कि ये इसी दिन कमरा छोड़ के चले गए हैं, 13 तारीख को ही, सेम दिन जिस दिन अटैक हुआ है, जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के औरंगजेब रोड पर। रूम नंबर 305 में ये लोग रह रहे थे। 305 में जब यहाँ पे जाया जाता है तब पता चलता है कि दरअसल ये कमरा होशंग अफशार नाम के एक शख्स के नाम से बुक था। और इस कमरे की तलाशी लेने के टाइम पे फोरेंसिक की टीम जो थी वो भी यहाँ पे पहुंची। उन लोगों ने देखा कि रूम की जो सीलिंग थी उस पर से ट्रेसेस मिले हैं बॉम्ब मेकिंग मटेरियल के। जो मटेरियल था बॉम्ब बनाने का वो सीलिंग पर एक जगह फेंक भी दिया गया था, दूसरी जगह जो सीलिंग थी उसके ऊपर उसके ट्रेसेस जो थे वो भी वहाँ से रिकवर किए। और ये जो ट्रेसेस मिले थे इनको बाद में जो CFSL रिपोर्ट थी जिसकी जांच सामने आई कि भाई यहाँ पे RDX यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे TNT यूज़ किया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ किया गया है। तो ये जो CFSL की रिपोर्ट थी बाद में, उससे इसको जब मैच किया कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में यहाँ पे जो अटैक में यूज़ किए एक्सप्लोसिव, वो उससे साफ तौर पर मैच होता था। तब सामने ये आ चुका था कि ये जो अटैक है इसका मेन बॉम्बर जो था वो यही शख्स था जिसका नाम था होशंग अफशार, ईरानियन। अब नई दिल्ली ने क्या किया, नई दिल्ली पुलिस ने ये पता लगाया कि भाई अफशार जो है वो कब कब भारत आया है, क्या इसका पहले का पास्ट रिकॉर्ड है। तो ये पता चला सामने कि अप्रैल और मई 2011 यानी पिछले साल भी ये यहाँ पे
आ चुका है, इजरायली एम्बेसी की पूरी रेकी कर चुका है। इन दोनों के साथ ही पहले भी यहाँ पे आया था और जनवरी 2012 में वापस से इस बार आया। कुछ ही दिन के बाद में अपना 13 फरवरी को उसने अटैक किया और वापस से यहाँ चला गया है, वापस जा चुका है। वापस जा चुका है ये किस तरह से सामने आया था, क्योंकि उसके जब अफसार के बारे में और छानबीन की तो ये देखा गया कि जब ये जिस दिन अटैक हुआ है वो इस दिन होटल से चेकआउट करके सीधा निकला और अटैक करने के बाद महज 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, आप ये देखिए कि 3:10 पर अटैक हुआ है, 4:30 पर वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच चुका था और ये वो समय था जब उसकी फ्लाइट को उड़ान भरने में 6 घंटे थे। दरअसल वो यहाँ से सीधा मलेशिया के लिए उड़ान भरने वाला था। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को जब तक अलर्ट किया जाता, क्योंकि ये 13 की ही बात है, सेम उसी दिन पे वो 1 घंटे के अंदर तो ब्लास्ट करने के बाद में सीधा आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच चुका है अपनी फ्लाइट लेने के लिए। पुलिस यहाँ पे तब तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही थी, ना ही करोल बाग के होटल तक तब तक पहुंची थी, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया जाता तब तक तो वो अफसार जो था वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करा के 6 घंटे पहले प्लेन जो था उसके लिए लाइन में लग चुका था, आगे जाके बैठ चुका था और मलेशिया के लिए फाइनली उसने यहाँ से फ्लाइट ली सेम डे पर। अगले दिन 14 तारीख को उसकी कोलालंपुर से यानी मलेशिया से तेहरान के लिए फ्लाइट थी, वो यहाँ से सीधा तेहरान भाग जाता है। तो दिल्ली पुलिस अब ये बात जानती थी कि जो अफसार है वो अपने 2 बाकी साथियों के साथ में सीधा दिल्ली से सेम डे पर तेहरान भाग चुका है, ये तेहरान में है। दूसरा जो मास्टरमाइंड था जो बैंकॉक से भागने वाला था, मसूद सदतजादे, वो भी पकड़ा गया मलेशिया के अंदर, लेकिन वो तेहरान भागने की फिराक में था। तो कहीं ना कहीं तेहरान का तो ईरान का प्रॉपर इसमें लिंक है, ये सारे के सारे वहीं भागे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जब सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और एक्सपेंड किया। दिल्ली पुलिस को होटल स्टाफ मैनेजमेंट से कुछ और चीज़ें पता चली जिसने कुछ और तार अलग जोड़े। यहाँ पे पता चलता है कि अपने दिल्ली के स्टे के दौरान में अफसार ने अपने 2 साथियों के साथ में एस्कॉर्ट, फीमेल एस्कॉर्ट जो हैं, उनसे भी संपर्क किया था। होटल के स्टाफ ने बताया, स्टेटमेंट दिया अपना, कि अफसार ने और बाकी 2 और लोगों ने उसके साथ के यहाँ से उन लोगों से फीमेल एस्कॉर्ट्स का नंबर मांगने के लिए कहा था और ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कहा था। ये सब चीज़ें सामने आई तो इस इन्फॉर्मेशन को बैंकॉक की अथॉरिटीज़ के साथ भी शेयर किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरा इंटरलिंक सारे केसेस थे। बैंकॉक अथॉरिटीज़ ने भी ये क्लेम किया, ये बताया अपने स्टेटमेंट में दिल्ली पुलिस को कि यहाँ पे भी सेम इस तरह का एक पैटर्न देखा गया है। यहाँ पे जो लोग रुके हुए थे, इन लोगों ने जो 3 लोग वहाँ पे थे बैंकॉक के अंदर सुखुमवित 71 में उस घर के अंदर, बताया ये गया कि ये यहाँ पे जो मास्टरमाइंड था इनका मसूद सदतजादे इंक्लूडिंग हिम, वो भी ये सारे के सारे फीमेल एस्कॉर्ट को इन्होंने फ़ोन लगाया था और उस फीमेल एस्कॉर्ट से मिले भी थे और इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न बार के अंदर हुक्का पी रहे थे ये सारे के सारे, क्योंकि ये जो एक फ़ोटो है वो वहाँ एक फीमेल एस्कॉर्ट के फ़ोन से मिला इन तीनों के साथ उसका। तो ये यहाँ से भी साफ हुआ कि ये दोनों जगह, दोनों ही देशों में, दोनों कैपिटल्स में सेम इस तरह का पैटर्न था। लेकिन अभी भी इस केस में कई सारे और जो मोड़ थे वो आने बाकी थे। हुआ क्या कि मार्च 2012 आता यानी अगले महीने मार्च 2012 में दिल्ली पुलिस ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। ये इंडियन जर्नलिस्ट थे सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी। 50 साल के सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी जब वो इंडियन इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर के बाहर थे, वहाँ पे उन्हें अरेस्ट किया गया। हालांकि उनका जो परिवार है वो बताते हैं कि सुबह ही उनको उनके घर से, जब उनका घर था वहाँ से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। अब बाद में जब ये केस आगे बढ़ा था तो आपको बता दें कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था कि भाई पुलिस बता रही है कि उसने दोपहर में अरेस्ट किया है, घर वाले बता रहे हैं कि वो पहले ही उन्हें अरेस्ट करके ले गए। तो बीच के जितने भी घंटे थे, जितना भी टाइम था, उस बीच में काज़मी को कहाँ रखा आखिर दिल्ली पुलिस ने, तो इसके ऊपर भी सवाल उठे थे कई सारे। लेकिन खैर आपको ये बताएं, काज़मी थे कौन? काज़मी ईरान के IRNA और रेडियो तेहरान के लिए फ्रीलांस काम करते थे यहाँ दिल्ली से। पुलिस ने ये क्लेम किया दरअसल क्यों उनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने बताया पुलिस ने कि काज़मी ने इजराइल एम्बेसी की पूरी रेकी जो थी उसको करने में, इसकी जो मसादी यहाँ पे आया था, इसकी हेल्प की थी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो मास्टरमाइंड है मसूद सदतजादे, उसके लगातार संपर्क में थे। तो ये 6 मार्च 2012 का दिन था जब इंडिया इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर से यहाँ से काज़मी को अरेस्ट किया गया, जैसा पुलिस बताती है। पुलिस ने यह भी कहा कि काज़मी और उनकी वाइफ जहान आरा जो हैं, उनके बैंक अकाउंट में कुछ सस्पिशियस फॉरेन ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं। जहान आरा के अकाउंट में 18,78,500 रुपये और काज़मी के अकाउंट में 3,80,000 रुपये, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुए हैं और इसके बाद ईडी जो थी उसका इस पूरे केस के अंदर एंट्री होती है। ईडी की एंट्री हुई, ईडी ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जहान आरा जो वाइफ थी काज़मी की,
उनसे पूछताछ की गई, करीबन 3 बार उन्हें ईडी के द्वारा बुलाया गया। परिवार ने इस समय ये क्लेम किया काज़मी के कि ये जितना पैसा है ये हमारे जो रिलेटिव्स हैं बाहर, उन लोगों ने यहाँ पे भेजा है और एक शादी समारोह है हमारे घर में उसके लिए ये पैसा भेजा गया है। लेकिन ईडी का ये कहना था कि ये जो इसका एक्सपेंडिचर का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो ये यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। इस केस में दिल्ली पुलिस ने इसके बाद चारों जो ईरानियन थे, होशंग अफसार ईरानी, मसूद सदतज़ादे, सईद मुरादी और मोहम्मद करज़ई, इन चारों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से इशू कराया। इस बीच में ये भी पता चला बैंकॉक से कि एक सस्पेक्ट है लड़की लीला रोहानी। ये वो है जिसने बैंकॉक में जो अटैक होने वाला था उसके लिए सुकुमवित 71 में वो जो सेफ हाउस था वो दिया था, वो अरेंज किया था इन सारे ईरानियंस के लिए, इन अटैकर्स के लिए। तो ये जो लड़की थी लीला रोहानी, इसके बारे में जब बैंकॉक पुलिस ने पता लगाया तो पता ये चला कि ये भी तेहरान भाग गई है। इसके खिलाफ भी एक नोटिस जो था वो जारी किया गया। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब ये फाइनली मंथ आ जाता है अगस्त का। आप देखिए समय निकलते निकलते फरवरी से अगस्त आ गया। अब क्योंकि बारी थी तेहरान जाने की, दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को तेहरान भेजना था जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। खैर जब ये केस, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव और हाई लेवल मैटर था, एक हाईली सेंसिटिव केस था, तो मिनिस्ट्री ये चाहती थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि किसी दूसरी एजेंसी के लोगों को तेहरान भेजा जाए, कोई और सीनियर ऑफिसर्स को तेहरान भेजा जाए, अलग दूसरी एजेंसीज से, एक्सटर्नल एजेंसीज से, इंटेलिजेंस एजेंसीज से। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं उन्हीं को ईरान भेजना चाहिए। और इसी के तहत 2 ऐसे लोगों को चुना गया जो हाईली एक्सपीरियंस थे, हाईली स्किल्ड थे, और इनको यहाँ पे तेहरान भेजने का फैसला लिया जाता है। ये दोनों थे डिप्टी कमिश्नर उस समय जो डीसीपी थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के, संजीव कुमार यादव, और दूसरे थे इंस्पेक्टर हृदय भूषण। अच्छा, संजीव कुमार यादव के बारे में आपको बता दें, संजीव कुमार यादव एंटी टेररिज्म एक्सपर्ट, चंबल रीजन में डकैतों के इलाके में वहाँ पे वो ऑपरेशंस कर चुके थे, सक्सेस हासिल कर चुके थे, नक्सल रीजन्स में हासिल कर चुके थे सक्सेस। इसके अलावा उनकी जो थोरो इन्वेस्टिगेशन थी बाटला हाउस एनकाउंटर केस में, उसके लिए भी उन्हें जाना जाता था। यादव जो थे 2005 के दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2011 चिन्नास्वामी आईपीएल जो स्टेडियम आईपीएल का जो ब्लास्ट था, 2006 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26/11 का मुंबई अटैक हुआ, इन सारे केसेस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें अपना रोल प्ले कर चुके थे, अपना हिस्सा दे चुके थे। इसके अलावा आईपीएल का जो स्पॉट फिक्सिंग थी 2011 की, हमने भी एक एपिसोड किया उसके ऊपर डिटेल में, उस केस के अंदर भी उन्होंने शानदार काम किया था, और जिसकी वजह से यहाँ पे वो एक अकेले ऑफिसर माने जाते हैं पूरे इंडियन पुलिस हिस्ट्री के, जो 44 टेरर केसेस के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है हाईली स्किल्ड तरीके से, और 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को अरेस्ट किया था। संजीव कुमार यादव वो ऑफिसर हैं। इनको यहाँ पे इस केस के लिए आगे रखा जाता है क्योंकि ये हाईली एक्सपीरियंस तो थे ही, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से भी उसके टेररिस्ट को भी पकड़ा था, हिजबुल के टेररिस्ट को भी पकड़ा था, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सबके टेररिस्ट को वो अरेस्ट कर चुके थे। यहाँ तक कि खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी उनके जो गैंगस्टर्स थे, जो उनके टेररिस्ट थे, उनको भी यहाँ पे जेल की सलाखों के पीछे लाए थे संजीव कुमार यादव। तो इसलिए इनको यहाँ पे चुना जाता है। 2022 में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएं, 2022 में उनको 11वीं बार प्रेसिडेंट मेडल मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, गैलेंट्री अवार्ड है, प्रेसिडेंट मेडल मिला 11वीं बार एक ऑफिसर को। तो इस तरह के अकेले ऑफिसर हैं, इनको और इंस्पेक्टर हृदय भूषण को यहाँ तेहरान भेजा जाता है। अब ये अगस्त 2012, इन दोनों को ही बाकी जितने ये 4 सस्पेक्ट थे, ईरानियन थे, इनके सारे जो पासपोर्ट यहाँ से जितनी भी चीज़ें इनकी बरामदगी हुई थी, एक रिपोर्ट पूरी बनाई गई, इसके साथ में सीधा ईरान भेज दिया जाता है। दिल्ली पुलिस की ये जो 2 लोगों की टीम थी, ये ईरान पहुँचती है। टीम जो थी जब ये ईरान पहुँची, तेहरान में लैंड हुई, तेहरान में इनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया, सब कुछ स्वागत किया गया। लेकिन ईरान की अथॉरिटीज़ ने इसके बाद इनके साथ में कोई भी, जो एक तरह से कहा जाता है कि सपोर्ट करना, हेल्प करना या कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ये सब चीज़ें नहीं की। यहाँ पे ईरान की अथॉरिटीज़ ने कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया इन लोगों के बारे में, ये क्योंकि सारे के सारे सस्पेक्ट वो थे, जो अटैकर्स थे, ये सब तेहरानी आए थे, ईरानी पहुँचे थे यहाँ से, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास में थे। यहाँ तक कि इस टीम ने, संजीव कुमार यादव ने, हृदय भूषण ने, दोनों ने पासपोर्ट डिटेल्स दिखाई अफसार की, दिल्ली से कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से उसके बाद तेहरान की। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे तेहरान का ये कहना था, ईरान की अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि वो सीधा डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ही बातचीत करेंगे, वो इस पर अडिग थे।
और इसी की वजह से 3 दिन वहाँ रुकने के बाद में ये जो टीम थी ये वापस भारत आ जाती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जॉर्जिया, ट्बिलिसी और थाईलैंड जो थी जगह बैंकॉक, वहाँ पे जाने के लिए भी आगे प्लान बनाया। होशंग का क्योंकि पूरा ये पता था कि भाई वो उसका फ़ोन जो है वो जॉर्जिया में लास्ट एक्टिव भी दिखा था। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। सस्पेक्ट जो थे वो इन जगह रहे थे, जो बाकी वहाँ की एजेंसीज़ थी वो भी तहकीकात कर रही थी। थाईलैंड की पुलिस ने इंडिया पुलिस को वेलकम भी किया था, परमिशन भी दे दी थी। मलेशियन अथॉरिटीज़ ने भी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दी थी, कोऑपरेट करने को कहा था। लेकिन इसके बाद इस केस के अंदर दोस्तों ये देखा गया है और ये सामने आया है कि टाइम के साथ-साथ ये केस बहुत ही कमज़ोर होता गया। अब ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के चलते हुआ है या फिर जो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए हुआ है या फिर जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की लिमिटेशंस हैं उनकी वजह से हुआ है। इस केस में होता क्या गया, अगस्त के बाद अक्टूबर आया। अक्टूबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सैयद मोहम्मद काज़मी जो थे उनको बेल दे दी। उन्होंने दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाली हुई थी। उसका जो रिजेक्शन हुआ था उसको उन्होंने चैलेंज किया था एससी में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से जस्टिस अल्तमस कबीर थे, उनकी बेंच ने उन्हें बेल दे दी काज़मी को। लेकिन उनका जो पासपोर्ट था उसको सरेंडर करा दिया था। इन्वेस्टिगेशन का ये ओवरऑल कंक्लूजन रहा कि नई दिल्ली, तिब्लिसी, बैंकॉक के ये जो अटैक्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड प्लान था, एक कोऑर्डिनेटेड प्लान का हिस्सा थे। और ये बताया गया यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने भी एक तरह से स्टेटमेंट दिया था और ये चीज़ें सामने निकली थी कि ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC जो है ईरान का, उसने इजराइल के ऊपर ये सारे अटैक इसलिए किए हैं क्योंकि 2009 से जो भी उनके साइंटिस्ट को मारा जा रहा था इजराइल के द्वारा, उनको ऐसा लग रहा था कि वो इजराइल कर रहा है और ये चीज़ें इस वजह से उन्होंने यहाँ पे इजराइल के डिप्लोमेट्स को अटैक करना शुरू किया था। तो ये चीज़ सामने आई और ये एक ऐसा केस है जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जिसमें भारत, जॉर्जिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ जो थी लगातार शामिल होती गई। महज 1 से 2 दिन के अंदर में 4 कंट्रीज़ एक साथ काम करने लग रही थी इस पे। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में ये एक पहली बार ऐसा अटैक हुआ था। हाई सिक्योरिटी ज़ोन के अंदर एक ऐसा अटैक हुआ हो जहाँ पे इज़राइल के डिप्लोमेट के ऊपर अटैक हुआ हो। तो ये भी पहली बार था। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी रही, इसमें शानदार रही। संजीव कुमार यादव जी का बहुत बढ़िया रोल रहा। उनकी लीडरशिप में एक थॉरो और कमेंडेबल एफर्ट रहा। लेकिन वही बात है कि सारे सस्पेक्ट जो थे वो ईरान भाग चुके थे, अटैकर्स ईरान भाग चुके थे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिमिटेशंस की वजह से ये केस कहीं गुम हो गया। पूरी तरह से रिजोल्यूशन जो इस केस का है वो कभी भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये आज का केस बताया जा रहा है कि एक मूवी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है जॉन अब्राहम की, तेहरान नाम से, और कहीं ना कहीं इसी केस से रिलेटेड उस मूवी को इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। तो ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में बताया, तो सोचा कि आपको इस केस के बारे में पता चले, क्योंकि एक दिन में 3 जगह सेम तरह के अटैक हो जाना, दिल्ली पुलिस का तेहरान जाना, तो ये एक अपने आप में एक अलग अनोखा केस है। कैसा लगा केस ये बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस केस में क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था और क्या आखिर अगर कुछ किया गया है आगे जो हम इस रिसर्च में कंक्लूड नहीं कर पाए हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो ज़रूर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में जिससे चलता रहे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।